एट द एज ऑफ 52 वो देश अपने गुजरात प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। अगर ये सिस्टम रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। काफ़ी बार हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं बुजुर्ग होने के बाद, तो हम ज़्यादातर टिफिन जिन घरों में जा रही है अभी वो ऐसे ही बुजुर्ग हैं जो कि 70 के अबव है, पर बच्चे घर से छोड़ देते हैं। कहते हैं ना आजकल के बच्चे सही में चाहते हैं कि मदर्स कुछ करें। हम लोग डोर टू डोर निःशुल्क भोजन पहुंचा रहे हैं। मैं क्या पढ़ूं, मुझे कहाँ जाना है करके, मैं क्या खाऊं, मेरा लाइफ कैसा होना चाहिए, मुझे पॉकेट मनी चाहिए मेरे लिए। नमस्ते दोस्तों, सीधी बात विद मनोज अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ गुजरात की, सूरत की बहुत बड़ी हस्ती, सूरत महिला मोर्चा की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ रितु राठी आज हमारे साथ हैं। उनके साथ सीधी बात में हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे। वो एनजीओ का बहुत ही बड़ा सेवा कार्य कर रही है और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये पैसे से सामाजिक महिला है, लेकिन कविता लिखने का शौक़ है, समाज में अच्छा योगदान देने का इनका बड़ा शौक़ है। मैं रितु राठी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। जिस फील्ड में पुरुषों का वर्चस्व है उस फील्ड में अपना नाम कैसे बनाया? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सीधी बात की टीम की कि आज आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। देखिए, मैं मानती हूँ कि पुरुष प्रधान व्यवस्था है अपने देश में, बट अब समय के साथ काफ़ी बदलाव आ रहा है और उसका आई थिंक सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो खुद महिला है। शी इज़ द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ मोदी जी ने जिस तीव्रता से महिलाओं को आगे लेके जा रहे हैं, 2015 से आई थिंक कम से कम 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है लोकल बॉडीज़ में और 33% आरक्षण अब महिलाओं को आगे दी जा रही है। तो मोदी जी जिस रफ्तार से महिलाओं को आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है महिलाओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा आने वाले कल में। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि आज अगर अमेरिका, जो कहते हैं कि 250 साल पुरानी इसने आज़ादी ली है, पर आज तक कभी भी वहाँ किसी महिला ने नेतृत्व नहीं किया। बट हमारे देश में, भारत देश में, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने नेतृत्व किया था। और अगर हम इससे भी पीछे जाना चाहें तो हम देखना चाहेंगे कि महिलाओं का नेतृत्व या तो लक्ष्मीबाई को आप देख सकते हैं या अहिल्याबाई होलकर जी को, जिनका नेतृत्व इतना स्ट्रांग रहा है। और मुझे लगता है भारत देश में दो ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक जो देव स्थान है उनका पुनरुत्थान किया है। उनमें से अहिल्याबाई होलकर जी एक हैं और दूसरा मुझे लग रहा है मोदी जी। तो इन दोनों का योगदान काफ़ी रहा है और आने वाले कल में भी मोदी जी, मुझे पूरा विश्वास है, महिलाओं को जिस तरह से आगे लेके आ रहे हैं, महिलाओं का पूरा योगदान उनके साथ रहेगा। अरे बहुत ही बढ़िया। बीजेपी महिला विंग क्या करती है? देखिए, बीजेपी क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए विश्व की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत संगठन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वो राजनीतिक पार्टी है जिसका सूत्रधार और आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है। कहते हैं ना, कोई भी देश अगर आगे बढ़े, अगर उसकी संस्कृति उसके साथ आगे नहीं बढ़ रही है तो वो किसी काम की नहीं है। भारत अपने संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और कहते हैं देश को आगे बढ़ने के लिए विकास और विरासत साथ में होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से आगे लेके जा रही है। क्योंकि अगर हम बाकी किसी पार्टी की बात करते हैं, अगर कांग्रेस की बात करें, तो जिस पार्टी की स्थापना ही किसी अंग्रेज अधिकारी ने की हो, वो हमारे वैल्यूज़ को, हमारे कल्चर को कैसे समझ पाएगी। तो इसी कारण से शायद नेहरू जी ने कभी हमारे सांस्कृतिक वैल्यूज़ को वैल्यू ही नहीं दिया और महात्मा गांधी ने तो बहुत पहले ही कहा था कि डिसॉल्व कांग्रेस, पर शायद इन बातों को उन्होंने अपनी निजी मतलब के लिए जिंदा रखा और हर बार भारतीय परंपरा पर हमला की। पर कहते हैं ना, 5000 साल पुरानी हमारी विरासत है, तो ये ना ही किसी के मिटाने से मिटेगी और ना ही कभी रुकेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगेन इसे बहुत स्ट्रांगली आगे लेके जा रही है। और जहाँ तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की, तो कहते हैं ना कि हर शक्ति के साथ, शिव के साथ शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो कंप्लीट होती है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ महिला मोर्चा साथ में जुड़ती है, क्योंकि कोई भी नेतृत्व में अगर संवेदनशीलता हो तो वो नेतृत्व ज़्यादा लंबी चलती है, जो कि महिला के जुड़ने से ही परिपूर्ण हो पाती है। तो ये साइड बाय साइड दोनों संगठन देश की सेवा के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जैसे गुजरात में मारवाड़ी हिंदी भाषी को बीजेपी टिकट नहीं देती। अच्छा। इस मामले में आपका क्या कहना है?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी धर्म या समाज को लेके बायस्ड नहीं है, उनके लिए सब इक्वल है। आदमी को टिकट जब भी चाहिए ये मिलती है उसे अपनी काबिलियत पे और काम करने के हौसले से। सो काम निश्चित काल तक करते रहना चाहिए और कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट नहीं मिलता है। हम लोगों को आदत हो गई है हर चीज़ हरी में चाहिए। 20 साल तक कहते हैं ना, अगर पेड़ को हम उगाते हैं तो वो अगले 50 साल तक छांव देती है। अगर हम मोदी जी को देखें तो उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर 18 साल के आसपास शुरू किया था और कम से कम 40 साल तक बिना किसी पॉलिटिकल पोस्ट के वो काम कर रहे थे। एट द एज ऑफ 52 वो अपने गुजरात प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। तो ये एक संयम है। जिस दिन पार्टी को विश्वास होगा कि ऐसा कोई नेतृत्व है जो बहुत सही तरह से आगे लेके जा सकता है उनके आइडियल्स को, तो मुझे लगता है डेफिनेटली देंगे। आपको भी अगर पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, इसमें दो बातें हो जाती है। पहली बात कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। पार्टी बोलेगी कि हमें चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना चाहिए, संगठन बोले संगठन में करना है तो संगठन की तरह करना चाहिए, और बोले कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहिए तो हम लोग को निश्चित काल तक वैसे काम करना चाहिए। और दूसरी बात, टिकट लेना देना ये सारे सीनियर्स, लीडर्स और हमारी संगठन सिस्टम तय करती है, कार्यकर्ता नहीं करती। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में ज़्यादा समय ना व्यर्थ करके काम करते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली, तो जो चीज़ें बनी हैं वो अपने आप बनती हैं। आज का जो युवा है वो उसको आप सलाह देंगे राजनीति में आने का? बिल्कुल दूंगी, और आना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो युवाओं की जोश है, अगर वो देश के किसी काम आ सके तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर मैं देखूं तो अक्सर मैं जब यूथ कॉलेजेस में काउंसलिंग करती हूं तो हर युवा यही सोचता है कि मुझे किस तरह से पढ़ लिख कर बाहर निकल जाना है। अगर ये सिस्टम रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो अपने हर्ष भाई संघवी सर, जिन्होंने आई थिंक 15 साल के आसपास राजनीतिक में अपना कदम रखा था, जो कि कार्यकर्ता के रूप से युवा मोर्चा से निकलते हुए आज वो काफ़ी युवाओं के लिए एक आइडल बन गई हैं। वैसे ही अमित शाह जी की बात करूं तो उन्होंने करीबन 15-16 साल में अपनी राजनीतिक करियर को शुरू किया। तो इसी तरह से बहुत सारे युवाएं हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो युवा अगर पॉलिटिक्स में जुड़ता है या समाज के किसी कार्यों में आगे आता है तो ये गर्व की बात है और ये होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपका एनजीओ क्या करता है? देखिए, वैसे मैं एक सोच एनजीओ की फाउंडर हूँ। इसके साथ साथ मैं CSR हेड हूँ गांधी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। अभी इसके तहत हम लोग डोर टू डोर निःशुल्क भोजन पहुँचा रहे हैं। अभी कम से कम आप समझिए 3000 घरों में हमारा भोजन जाता है। सुबह 4 डेली जाता है। ये आश्रम, सिविल अस्पताल, शेल्टर होम्स हर जगह पहुँचता है। हमारी किचन सुबह 3 बजे चालू हो जाती है और 3 बजे से जैन शुद्ध शाकाहारी भोजन घर घर तक दिया जाता है। आज बेसू में मुझे रहते हुए 14 साल हो गए, लेकिन मुझे एनजीओ के बारे में इतना अच्छा कार्य अपने समाज में हो रहा है, इतना बड़े लेवल पे और लार्ज स्केल पे हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब लाखों लोगों को ये जानकारी मिलेगी। हम यही चाहते हैं कि कहीं भी आपके आसपास ऐसा कोई भी परिवार हो जो क्षमता नहीं रखता हो, या जहाँ काफ़ी बार हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं बुजुर्ग होने के बाद। तो हम ज़्यादातर टिफ़िन जिन घरों में जा रही है अभी, वो ऐसे ही बुजुर्ग हैं जो कि 70 के अबव है, पर बच्चे घर से छोड़ देते हैं उन्हें। तो उन तक हम पहुँच पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में हमने एक दादी को दिया खाना, जिसे मैं खुद घर जाके खाना खिला के आई। वो करीबन 103 साल की दादी है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं हम जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, और हम बाहर से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। कंप्लीटली जो फंड होता है हमारे CSR में, हम उसी से ये कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ पशु सेवा में भी हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। गायों को, डॉग्स को काफ़ी हद तक फूड खिलाया जा रहा है। रेडियम कॉलर बेल्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके सूत्रधार से कहते हैं कि रात को जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रेडियम बेल्ट्स में लाइट होती है, तो अगर वो रात को रहती है तो एक्सीडेंट काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाता है। साथ साथ सरकारी योजना भी हम लोग काफ़ी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में ही आयुष्मान कार्ड, मैं अगेन याद करना चाहूँगी मोदी जी को इस उपलक्ष्य में कि अभी फ़िलहाल में एक ऑटो वाले से मैंने मिली थी। उसकी बेटी को, 5 साल की बेटी है, उसको दिल में छेद थी, और आप समझ सकते हैं एक ऑटो वाले के लिए ऐसा कोई भी सर्जरी कराना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसका हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया, महावीर कार्डियक में उसका सर्जरी हुआ। इस तरह के अच्छे अस्पताल में एक छोटी बच्ची का सर्जरी हम लोग करवा पा रहे हैं, तो इसकी पूरी देन
कहीं ना कहीं मोदी जी को जाता है। ये मैं सीधी बात चैनल के माध्यम से भी मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ यार। ये आयुष्मान कार्ड की वजह से आज छोटे छोटे जो गरीब परिवार हैं, शहरों के अंदर है, मिडिल क्लास है, स्कूल वाला है, रिक्शा वाला, वैन वाला, छोटे लोग हैं, वो अपना पूरा इलाज कर पा रहे हैं निःशुल्क उनको। आप जैसे एनिमल क्षेत्र में, ये सेवा के क्षेत्र में कितने लोगों का ग्रुप है, कितने लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसमें पूरा? देखिए, कहते हैं ना, सोशल मीडिया कभी ना कभी बून हो जाता है अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो जब से हमने सोशल मीडिया में डालना शुरू किया, अभी हमारे पास वॉलंटरी टीम बहुत बढ़िया है, क्योंकि डॉग्स को भी हम करीबन 2000 डॉग्स को यहाँ फीड कर रहे हैं। तो वो एक एरिया में नहीं होती है, हर एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहाँ हमारे वॉलंटियर्स डेली बेसिस पे जाते हैं, हर दिन कांस्टेंट लेवल पे सेवा करना मुझे लगता नहीं आसान है। तो वो कांस्टेंट लेवल तभी हो पाता है जब आपके पास वॉलंटियर्स हो। तो काफ़ी अच्छी वॉलंटियर टीम है हमारे पास, जो निस्वार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पूरा दिन एनजीओ के काम में, बीजेपी के काम में रहते हो, तो परिवार को कैसे मैनेज करते हो? मान लो, देखिए, मुझे ऐसा लगता है परिवार ही हमारी ताकत होती है। तो ये आपसी समझ की बात हो जाती है। अक्सर मैं जब थक हार के घर जाती हूँ तो मेरी सासू माँ मुझे एक चाय का प्याली पकड़ा देती है। अगर सासू माँ ऐसा सोच ले कि मैं प्याली क्यों पकड़ाऊँ, इसने मुझे सुबह से नहीं पकड़ाया, तो काम नहीं चलता। वो जो आपसी समझ है वो परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। परिवार के हर सदस्य का अपना एक एक्स फैक्टर होता है। अगर परिवार वाले उस एक्स फैक्टर को समझ जाए और एक दूसरे का साथ दे तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझ जाती है। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा योगदान मेरे पति का है और मेरे बच्चों का। जो कहते हैं ना, आजकल के बच्चे सही में चाहते हैं कि मदर्स कुछ करें, तो उन्हें अच्छा लगता है जब एक माँ घर से बाहर निकल के अपनी एक आइडेंटिटी बना पाती है। तो ये बच्चों की खुशी भी है इसमें और परिवार की भी खुशी है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। सूरत में हमने सर्वे करवाया, हमारी टीम ने सर्वे करवाया, तो टॉप 10 महिलाओं में आपका नाम आता है, रितु राठी। तो इस बारे में क्या मतलब आपको प्राउड फील होता है कभी कभी, यार अच्छा कर रहे हैं लोग, नोट तो ले रहे हैं? मैं आपको पहली बार ही मिला, मैं कभी मिला नहीं, आपके हस्बैंड से मेरा अच्छा परिचय है। तो ऐसा लगता है आपको कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए? देख, वो बात सही है, समाज थोड़ा नोट तो ले रहा है, हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी जानकारी तो समाज को ये मिल बात रही है। बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोलूँगी, पर इसके पीछे बहुत मेहनत है। कोई भी चीज़ फट से नहीं आती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी, हम कंटिन्यूस लेवल पे अपना काम करते रहे। और कहीं ना कहीं मेरी हमेशा एक बहुत पसंदीदा चीज़ रही है कि मैं लोगों के प्रश्नों को समझूं और उन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करूं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप काफ़ी लोगों से दिल से जुड़ जाते हैं। जब आप दिल से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह बना लेते हैं। तो आई थिंक सेवा करते रहो कांस्टेंट लेवल पे तो अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। भगवान आपको कोई बड़े पद पे जाने का मौका मिले तो आप इंडिया में क्या कोई बेस एक चीज चेंज करना चाहेंगे कि यार मेरे हाथ में पावर आएगा, सुपर पावर, तो ये चेंज कर देंगे, मतलब कोई भी हो? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बड़ा दिलचस्प है। इससे मुझे एक और दिलचस्प क्वेश्चन याद आ गया। जब मोदी जी है ना लंदन गए थे, तो मोदी जी को किसी ने एक प्रश्न किया था कि आप, पुण्य भूषण जोशी ने किया था। एग्जैक्टली, उनसे पूछा गया कि इतिहास आपको कैसे याद करे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया था कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इतिहास मुझे याद करे, मैं हुई कौन। मेरे से बड़े बड़े आए और खप गए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई पोस्ट मिले या कुछ ये मिले, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं काम कितना करके देश के प्रति योगदान दे सकूँ। तो ये जो सोच है कि देश और जनता, ये पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए और जो पर्सनल प्रायोरिटी है, व्यक्तित्व, वो बाद में होना चाहिए। तो भगवान की दया से कभी भी कुछ भी अच्छा हो तो भी काम करते रहना है और कार्यकर्ता बने तो भी काम करते रहना है। तो सोल मोटिव तो काम करना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है काम करो, फल अपने आप लेकिन आएंगे। मेरा सवाल ऐसा है कि आपको कोई पद पे जाने का मौका मिले तो एक चेंज बेसिक आप क्या करना चाहेंगे? समाज में बदलाव आए उससे कि नहीं यार ये तो मैं कर ही दूंगी। डेफिनेटली महिलाओं के लिए करना चाहूँगी, क्योंकि कोविड के दौरान मैंने देखा है कि महिलाएं को आज भी बहुत सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज नहीं है। काफ़ी के हस्बैंड्स जिनका डेथ हो चुके थे, वो आज भी, उन्हें चेक पे साइन करना नहीं पता था, बैंक बैलेंसेस कहाँ हैं ये नहीं पता था। तो मैं चाहूँगी कि महिलाओं को मैं और आगे लेके आऊँ और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी उलझने हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल पाऊँ। आप कवि हैं, तो कवि को क्या बोलना? आप कुछ गीत या कुछ गजल या कुछ हमारे लिए कोई? देख, मैं कवि हूँ तो मुझे लिखना आता है, मुझे गाना नहीं आता है। कुछ भी दो, कुछ भी आप गुनगुनाना चाहें तो। देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए।
मेरा कुछ भी? फेवरेट गीत है हाँ, जो मैं 2 लाइन गा के सुना सकती हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज का यूथ जो है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब मैं कहना चाहूँगी कि आप जनरली मैं जो देखती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस में काउंसलिंग कर रही हूँ और जाती हूँ आती हूँ, आज का यूथ बड़ा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहा है। मैं क्या पढूं, मुझे कहाँ जाना है करके, मैं क्या खाऊं, मेरा लाइफ कैसा होना चाहिए, मुझे पॉकेट मनी चाहिए मेरे लिए। मैं चाहूँगी कि ये मैं से निकल के हम थोड़ा बाहर निकलें और जो चीज़ हम दूसरों के लिए कर पाएँ उस पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारी देश हो। तो कहीं ना कहीं, और अगर मैं कहती हूँ अगर आप सिंगल हैंड इस चीज़ को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ से युवाएं जुड़ सकती है। ABVP है, बीजेपी के युवा मोर्चा शाखा चलती है जहाँ युवाओं को एक दिशा मिलती है काम करने के लिए। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए अपना योगदान देने के लिए। इस तरह के कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, नहीं जुड़ पाते हैं तो अपना पर्सनल योगदान जितना देश के प्रति दे सके देना चाहिए डेफिनेटली। कुछ दिन पहले आप जम्मू कश्मीर गई थी, आप महिला है, अभी आतंकवाद क्षेत्र है, तो आपको डर नहीं लगा कि यार घर परिवार वाले या कैसे? देखिए, जम्मू कश्मीर मेरा 2 बार काम के कॉन्फिडेंस सिलसिला कहाँ से आता है? शिफ्ट दे देते हैं, कॉन्फिडेंस तो आ जाता है। पर ये एक्चुअली होता क्या है इसमें कि 2 बार जाना हुआ था मेरा। एक बार जब हमने वहाँ एक गर्ल्स स्कूल दत्तक ली थी। अच्छा। 13 राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी के साथ मिलकर हमने वो स्कूल दत्तक ली थी। वो भी थी बारामुल्ला में, जो कि काफ़ी टारगेटेड एरिया था। हाँ, बट वहाँ जो हमने गए, वहाँ स्कूल को दत्तक लिया तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा वो, क्योंकि हमने इतना समझा। जब मैं स्टेज पे गई वहाँ पे तो लड़कियों ने वहाँ, जब मैंने स्टेज पे भारत माता का फ़ोटो लगाया, मैंने कहा भारत माता की जय, तो काफ़ी लड़कियाँ बोल ही नहीं पाई भारत माता की जय। तो मैंने उन्हें ये समझाया कि कल आप मुझे बता रहे थे कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, इतनी सारी चीज़ें बननी है, तो बन के आप जाओगे कहाँ? रहना जिस देश में है, जो देश आपको आगे नौकरी देने वाली है, उसकी जय बोलने में तकलीफ कैसी? तो ये सोच है कि उनकी सोच को कहीं ना कहीं चेंज किया जाता है, पर दिल से वो आज भी भारत के लिए सोच रहे हैं और भारत का एक हिस्सा बन के बहुत खुश हैं। और इससे पहले भी इलेक्शन कैंपेनिंग्स में मेरा जाना हुआ था जम्मू कश्मीर, तो वहाँ हमने करीबन 15 दिन थी, हमारी महिला मोर्चा की पूरी टीम थी। हम लोग गुजरात से 7 बहनें गए थी। अरे वाह। हाँ, और सूरत से मैं थी। तो ये पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, इतना समझ आया कि कश्मीर में जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। इसलिए खुश हैं क्योंकि जिस जगहों पे सड़क नहीं है, आज ऊपर तक किलोमीटर्स तक सड़क बन चुकी है, लोगों को आवाज़ मिल रही है। हम जिस घर गए थे, मुझे याद है, गांव में ऊपर चढ़ के करीबन किलोमीटर्स दूर थी, वहाँ पानी का आज भी जल संचय का इतना बड़ा सुविधा वहाँ तक पहुँच गया है। तो ये सारी चीज़ें स्लोली स्टेडली हमने ग्रो होते देखा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा और अच्छा लगा लोगों को देख के कि उनका जो विश्वास है मोदी जी के प्रति वो सराहनीय है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े, ऐसा आप चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, और बढ़ भी रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ देख पा रहे हैं कि महिलाएं आगे आ रही हैं और कदम पे कदम मिला के कार्य कर रही हैं। आपको किसी से दिल से मिलने की इच्छा है कि यार उस बंदे से ड्रीम है, मतलब कि मिलना है? मतलब पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, या कोई भी क्षेत्र में हो। देखिए, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से मैं बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है मुझे, ठीक है। मैं डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मिलना चाहूँगी और मिल के उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, खास करके क्योंकि जो एक महिला हूँ इसलिए महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का उत्थान हमने लास्ट सालों में देखा है, किस तरह से महिलाएं आगे घर से बाहर निकल कर अपने बलबूते पे खड़े हो पा रहे हैं, इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, डिजिटल हो रहा है पूरी दुनिया, और उसमें महिला जब आगे बढ़ के एक रोल निभा रही है तो ये बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलती है ये देखकर। तो मैं तहे दिल से इस चीज़ के लिए मोदी जी से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। भगवान आपको, शंकर भगवान प्रकट हुए और आपको बोले कि एक विश मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? शिव से क्या मांगो, शिव ने तो सब कुछ दिया ही है।
फिर भी यही बोलूँगी कि सही बुद्धि दे, दृढ़ संकल्प दे और करुणा दे, ताकि परिवार, समाज और देश के लिए आगे बढ़ के कुछ कर पाऊँ। सूरत और गुजरात पूरा खूब डेवलप है, डबल इंजन की सरकार है, तो 2047 में आप कहाँ देखते हैं गुजरात को, सूरत को? देखिए, अगर मैं सूरत की बात करूं तो आज आप देख ही सकते हैं कि स्वच्छता में तो प्रथम आ ही चुकी है सूरत। हाँ। टेक्सटाइल और डायमंड में नंबर 1 पूरे विश्व में जाना जाता है हमारा सूरत। मेट्रो आ रहा है, बुलेट ट्रेन्स आ रहे हैं और आई थिंक कॉरपोरेट ऑफिस भी सबसे बड़ा हमारे सूरत में ही है। और अब आने जा रही है सरकारी ऑफिस, जो भी सबसे बड़ी हमारे सूरत में ही आ रही है। तो अगर हम फ्लाईओवर्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो सूरत में हमने बदलाव देखा है, ये आज 2025 में ये हालत है, तो आप सोच सकते हैं कि 2047 में क्या होगा, किस तरह से हम आगे बढ़ चुके होंगे। क्या पता आज पॉडकास्ट हमें सोफा पे बैठ के दे रहे हैं, हम हवा में बैठ के पॉडकास्ट दे रहे हो। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कुछ भी बदलाव पॉजिटिव आ सकता है। अभी तो डिफेंस सेक्टर में भी सूरत में बहुत सारा, डेफिनेटली काफी कुछ, मतलब इट इज बोलते हैं ना कि ये नेवर एंडिंग टॉपिक है इस चीज को, कि इतना बदलाव हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये काफी पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। किसी स्पेशल के साथ आपको डिनर करने का मौका मिले तो आप किसके साथ डिनर करना चाहेंगे? देखिए, मुझे कोई एक्ट्रेसेस इस तरह से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पर मुझे छोटी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, मैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को काफ़ी बार लेके जाती हूँ लंच और डिनर्स पे। दिव्यांग बच्चे हैं मेरे, ब्लाइंड आश्रम के हमारे बच्चे हैं, तो मैं इनको अक्सर ले जाती हूँ डिनर्स पे, मूवीज़ पे। तो मुझे ये जो इनका 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस होता है इनके साथ, ये चीज़ें मुझे बड़ी खुशी देती है। तो छोटी चीज़ों से जल्दी खुश हो जाती हूँ, बड़े से ज़्यादा। आगे अभी एसएमसी कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? मतलब देखिए, भूमिका तो बहुत सटीक यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बने वापस, और जीत निश्चित तो है ही, अनिश्चित हो भी। तो इसमें जितना भी योगदान एज अ कार्यकर्ता मेरे से होगा, पूरी मजबूती से देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स से जुड़ी हुई हूँ। तो कहते हैं ना कि पूरी की पूरी हम जोर लगा देंगे वापस सरकार को पूरी बहुमत से जिताने में। आज के दौर में जैसे यूथ अभी सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, पूरा दिन सक्रिय रहता है, तो ये सोशल मीडिया खराब है कि सही है? देखिए, अपनी अपनी यूटिलिटी पे हो जाती है। हम इसे अगर बेहतर तरीक़ा से यूज़ करें तो इससे अच्छा तो कोई आशीर्वाद ही नहीं है, पर वही चीज़ अभिशाप बन जाती है जब हम इसे ओवर यूज़ करने लगते हैं। अब आपको पता है, आपका ये काम है, डिजिटल इंडिया कर चुके हैं, हर चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो उसको कितना समय तक हमें यूटिलाइज़ करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। हम दिन रात बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए अगर इसे कांस्टेंट लेवल पे करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगी। तो डेफिनेटली आज गुजरात का जो युवा है, मैं कई देखता हूँ कि जैसे ड्रग्स के जाल में फंसा हुआ है, अलग अलग स्कैंडल में फंसा हुआ है, तो क्या है ये? मतलब देखिए, युवाओं को मैंने बीजेपी कहा क्या ना, कर रही है इसमें? मतलब देखिए, इसमें वही बात हो जाती है, बीजेपी क्या कर रही है। हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ सिर्फ सरकार अकेली नहीं कर सकती है। युवा हैं, उन्हें 10 जगह हमारे इतने कैंपेन्स चलते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि भाई आपकी जो एनर्जी है उसे हमें कहाँ लगाना है। ये सबसे पहले शुरुआत होती है घर से। घर पे हम सभी का, पेरेंट्स का, पहले तो क्या जॉइंट फैमिलीज़ होते थे, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, माँ बाप सभी वर्किंग हो चुके हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ बहुत कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। बच्चे किस दिशा जा रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, किस स्कूल में जाके क्या चल रहा है, उनके टीचर्स से बातें करना, कांस्टेंट लेवल पे कनेक्ट रहना, ये फर्स्ट होमवर्क है। सरकार तो सेकेंडरी होमवर्क पे आती है। हम इम्पोज कर सकते हैं कि भाई ये काम नहीं करना है, ये चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है, ये चीज़ों यहाँ पे हो रही है। अगर कहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम वहाँ जाते हैं, करते हैं, पर इसे सही मायने में तो यूथ को समझना ही पड़ेगा कि क्या उनके लिए अच्छा और क्या उनके लिए बुरा है। जब तक ये सटीक ज्ञान उनके दिमाग में या मन में नहीं होगा, चीज़ें करना मुश्किल रहेंगी। हम आपका सोशल मीडिया देख रहे थे, आपका ज़्यादातर देखा कि जैसे आप साड़ी में हो, इंडियन ड्रेसअप में हो, ऐसे बन ठन के तैयार रहते हो, तो क्या मतलब ये? देखिए, ये अपना अपना शौक भी होता है, और मुझे हमेशा से रहा है कि काम अपनी जगह है ही, बट एक सेल्फ प्रेजेंटेशन भी हमेशा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो दिखते हैं लोग आपको वैसे ही देखते हैं। हिंदुस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं मतलब? डेफिनेटली, और साड़ी से अच्छा अटायर तो मुझे लगता ही नहीं है कुछ है। ये अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, तो उसके साथ आगे बढ़ना ही चाहिए।
आज तक आपको सोशल मीडिया में कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि भाई? देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि धीरे धीरे कार्य करते करते लोग मुझसे काफ़ी दिल से मुझे चाहने लगे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और मैंने सेवा हमेशा निस्वार्थ किया है, तो निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा अच्छा ही होता है। लोगों का प्यार, मान सम्मान, मुझे जहाँ भी मैं जाती हूँ, मुझे जो मान सम्मान मिलता है, जो लोगों से प्यार मिलता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और यही मेरे लिए आई थिंक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपको 3 अवार्ड भी मिले हुए हैं, जगह जगह अलग अलग कई जगह से आपको अवार्ड मिले हैं, तो कैसा लगता है आपको? समाज अप्रिशिएट करता है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। समाज बहुत बड़ी ताकत है हमारी और ये समाज के अप्रिसिएशन से डेफिनेटली हम मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिसिएशन होना ही चाहिए। अक्सर हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम अपनी लाइन को साथ को भूल के दूसरों की लाइन को छोटी करने में लग जाती है। तो मेरा यही एक मैसेज रहेगा सबसे कि इंसान को अपनी एनर्जी अपने लाइन पे फोकस करनी चाहिए, दूसरी की लाइन को छोटी करने पे फोकस नहीं करना चाहिए। समाज है और समाज का पूरा सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सीधी बात में हम नेक्स्ट किसे बुलावे? आपको पॉडकास्ट के बारे में एक जन को कोई सलाह कि भाई उनको बुलाना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है, कोई आप सलाह देंगे हमको? सीधी बात में किसको बुलावें? देखिए, मैं चाहूँगी कि आप सूरत से भी बोल सकते हैं, गुजरात से भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, मैं तो सीधा दिल्ली पहुँच रही थी। आप कहीं से भी बोल सकते हो, हमारा प्रयास रहेगा उन तक बात। मैं चाहूँगी कि सूरत में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका आप शायद नाम नहीं जानते होंगे, जिन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से वर्किंग करके काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मैं चाहूँगी, उनका नाम शीतल शर्मा जी हैं, जिनका काम बहुत ही बढ़िया और सटीक रहा है। ज़ीरो से शुरू होकर आज उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को सिंगल हैंडेडली आगे लेके गए हैं। आज उनके पास बहुत बड़ी टीम भी है, पर जो ज़ीरो से उन्होंने शुरुआत की, स्ट्रगल किया, वो मैंने देखा है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे ही महिलाएं ज़रूर आगे आएँ। वो क्या करते हैं, क्या है उनके बारे में कुछ बताएं थोड़ा? वो भी सेवा का ही काम करते हैं, छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए उनको आगे लाते हैं। बहुत सारी महिलाएं जिनको डे टू डे में बहुत सारी इश्यूज़ है, मेंटल इश्यूज़ है, बोलते हैं अपनी पारिवारिक इश्यूज़ है, उनसे बाहर निकालते हैं, उन्हें नौकरी देते हैं, नौकरी दे के उन्हें रोज़गारी दे रहे हैं। तो इस तरह की महिलाएं हमें मालूम भी नहीं कि कितने ज़िंदगियों को सुधार रही हैं। सीधी बात में जैसे आप हमको क्या सलाह देंगे कि ये मीडिया समझो, ये सोशल मीडिया समझो, कि हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें, हिंदुस्तान की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपका चैनल का नाम ही सीधी बात है, तो सीधी बात ही होनी चाहिए यहाँ पे। तो सीधी बात तो इतनी है कि आज देश में अपनी जो संस्कृति है उसे हमें डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। उसी में हमारी, बोलते हैं, हमारी मूल भाव वही है। जब तक वो जिंदा रहेगी, देश अपने आप आगे रहेगी। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को आप लाएं जिन्होंने सही मायने में काम किया हो और जो हमारी संस्कृति से और भारत देश के जो आइडियल्स हैं उनसे जुड़े हुए हों। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को आप ज़रूर लाएं और सीधी बात के ज़रिए सीधी बात करें उनसे। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास। लास्ट अभी हमारा एपिसोड पूरा होने वाला है, तो आप सीधी बात के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी आपकी पूरी टीम को कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ लोग दिल की बातें आराम से बोल पाएँ, कि और लोगों तक आप ये जो पहुँचा रहे हैं, ये सारी इतनी सारी बातें, ये जो नॉलेज है, ये जो होना चाहिए एक्चुअली लोगों तक जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीधी बात की। आपके और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और इसमें हम लोगों ने जैसे सीधी बात में 13 कैटेगरी बनाई है। उसमें टेक्सटाइल हो गया, डायमंड हो गया, ये अपना पॉलिटिशियन हो गया, सीए हो गए, वकील हो गए, मतलब अलग अलग फील्ड के 5-5 लोगों को हम लोग इनविटेशन दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने समाज में तन मन धन से योगदान दिया, सेवा किया। बस उनको, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पैसे वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन नहीं, उन्होंने अगर तन मन धन से सेवा करी है समाज में निस्वार्थ भाव से, तो उनको हमारे चैनल पे मैं और भी आग्रह करता हूँ, आम जनता से भी आग्रह करता हूँ, अगर कोई आपके ध्यान में भी इस तरह का गेस्ट हो जिन्होंने समाज सेवा करी हो, तो कृपया आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत होना भी वही चाहिए। मुझे लगता है जो कार्य कर रहे हैं उन्हें आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच।